हेलो बच्चों। यहाँ पर आज की क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि डिटर्मिनेंट चैप्टर से हमारे बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और हमारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है। जैसे हर वीडियो में मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ रिवीजन सीरीज की, कि अगर आपको डिस्क्लेमर में इसमें सॉरी डिटर्मिनेंट्स में अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, माइनर्स कैसे निकलते हैं, तो ये वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। बट अगर आपको कोई बेसिक कॉन्सेप्ट का भी आइडिया नहीं है तो फिर ये वीडियो आपके लिए किसी काम की नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सीखेंगे नहीं, यहाँ पर हम देखेंगे कि पेपर का लेवल किस तरह का आता है और किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है, आपसे। और सारे ये लेटेस्ट क्वेश्चन ईयर्स के क्वेश्चन हैं, 2023 के हैं, 22 के हैं, ठीक है, 20 के हैं, 19 के हैं, इस तरह से सारे क्वेश्चन हैं, 18 के हैं। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखा आता है आपको, ठीक है, कैसे करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर हमें बोल रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा, ये है 3, ये है 4, ठीक है, फिर 1 2 1, फिर 1 4 1, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है, 0। तो अल्फा कितना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो रो 1 के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे अल्फा, फिर हम क्या लिखेंगे 2 1 4 1। कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इसको लिखेंगे, ये साइन होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब ये जो प्लस अल्फा हमने लिखा, अब इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल में जो भी है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी दोनों को लिखेंगे 2 1 और 4 1। फिर माइनस का साइन आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो है उसको छोड़ देंगे, बाकी हम एज इट इज लिख देंगे। फिर आएगा यहाँ पर प्लस का साइन 4, ठीक है, और फिर इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे 1 2 1 4। तो इसकी वैल्यू 0 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 इंटू 1 और फिर -4 इंटू 1। तो 2 -4 कितना होता है, -2। तो ये आ जाएगा कितना, -2। फिर -3, ये आ जाएगा कितना, 0। फिर +4 और ये कितना जाएगा, 4 -2 मतलब 2। तो ये बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा -2 अल्फा और प्लस का 8 बराबर 0। तो यहाँ से 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर। तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि ये जो है मैट्रिक्स, ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जो ए है, ये जो ए यहाँ पर दे रखा है, ये बिलोंग्स कर रहा है ए को, कैपिटल ए को। तो जो ए होगा, सेट ए होगा, वो क्या हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। जो सेट ए होगा वो क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। देखो कोई भी, अगर लेट से मैं बोल रहा हूँ कि ये आई है, ठीक है, और इस आई की वैल्यू दे रखी है 1 2 1 2 3 1 और 3 a 1, ठीक है। तो ये अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसका जो कहें कि डिटर्मिनेंट होता है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा मैट्रिक्स का सॉल्व करके, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा 1 2 1 2 3 1 और 3 a 1। ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देखते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 1। यहाँ पर हो जाएगा 3 1 a 1, फिर -2, ये हो जाएगा 2 1 3 1, फिर हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 2 3 3 a, डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और ये 3 1 जा 3 और -a, तो ये हो जाएगा 3 -a। फिर -2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और -3, तो 2 -3 होता है -1, +1, ये हो जाएगा 2a -9। दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, कितना आएगा सॉल्व करके, 3 -a और ये प्लस का 2 और प्लस 2a -9 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो देखो, -a और +2a ये बन जाएगा a, और ये 3 + 2 बन जाएगा 5, और 5 - 9 कितना बन जाएगा, 5 - 9 बन जाएगा -4। तो a - 4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो a डज नॉट इक्वल्स टू 4। तो a जो है वो 4 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो a की वैल्यू है, सेट a की वैल्यू है, वो सेट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेट a हमारा आ जाएगा कितना,
ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ये हमारी सेट ए की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनेंट अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका ये मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगर ये 0 के बराबर कब नहीं होगा? जब ए 4 नहीं होगा। तो ए 4 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर इसके सेट में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो रिसेंटली अभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि 6 0 -1 2 1 4 1 1 3, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 6। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी जो बचता है उसको एज इट इज लिख दो। फिर हम बीच में क्या लगाते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट में माइनस का साइन लगाते हैं। तो -0 और 0 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में छोड़ दो, बाकी सब लिख दो 2 4 1 3। और फिर हम लिखेंगे प्लस, और ये थर्ड एलिमेंट -1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल छोड़ दो, बाकी सब लिख दो 2 1 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 6 और ये हो जाएगा 1 3 जा 3 और -1 4 जा 4, तो 3 -4 होता है -1, और ये टर्म तो 0 ही बन जाएगी, और ये टर्म -1 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा, 6 इंटू -1 -6 हो जाएगा, और ये -1, तो आंसर कितना आने वाला है, -7। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है ना कि हम यहाँ पे मैंने प्लस लिया, यहाँ पर मैंने बीच वाले को माइनस क्यों लिया, तो मैट्रिक्स जो होती है ना 3/3 की, उसमें साइन इस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस माइनस प्लस। तो मैंने क्या किया, रो 1, ये रो 1 है ना हमारी, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो मैंने रो 1 के अलोंग सॉल्व किया, तो मैंने 6 का साइन क्या लिया, पॉजिटिव, 0 का साइन क्या लिया, नेगेटिव, और फिर -1 का साइन क्या लिया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव लिया। ठीक है, इस तरह से रो 2 के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, बीच वाले की पॉजिटिव, देन थर्ड वाले की नेगेटिव। तो ये साइंस ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप मैं ये मान के चलूंगा ना कि आपने बेसिक जो डिटर्मिनेंट्स है उसको सॉल्व किया, उसकी एनसीईआरटी सॉल्व की है, और यहाँ पर आप रिवीजन के लिए आए हो, क्योंकि ये हमारी रिवीजन सीरीज है। ठीक है, इसमें अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत सॉलिड तरीके से आपका रिवीजन होने वाला है, क्योंकि जितने भी लास्ट 5 to 10 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिटर्मिनेंट से, हम उनको स्पेसिफिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो 2 मार्क का हो, चाहे वो 3 मार्क का हो, 4 या 5 मार्क्स का, जितने के भी हो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ फॉर द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, और मैट्रिक्स की वैल्यू रख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स क्या है, ए, इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा -2 और -2 अल्फा, ये मैट्रिक्स है। और यहाँ पर दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट है वो 125 है। तो हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कहीं पे लिख रखा है ना ए की पावर n का डिटर्मिनेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए का डिटर्मिनेंट की पावर n, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही अगर मोड ऑफ ए क्यूब मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब 125 है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ये 125 दे रखा है, और 125 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब। तो इसका मतलब ये है ना कि जो मोड ऑफ ए है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, और ए हमें दे रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा -2 और -2 अल्फा कैसे निकलता है, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, ये हमें दे रखा है 5, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन, और -2 इंटू -2 +4, तो ये +4 आ गया। ठीक है, बराबर 5। तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 9 के। तो अल्फा स्क्वायर अगर 9 है तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, +-3 के। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू -4 इज अ रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट हमको दे रखा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, x 2 3 1 x 1 और 3 2 x, इसका मोड दे रखा है 0 के बराबर, और हमें बोल रखा है कि x बराबर -4 इस डिटर्मिनेंट का क्या है, रूट है। तो
जो दूसरे दो रूट होंगे उनका सम कितना होगा, उनका सम कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जब भी रूट्स निकालने की बात होगी तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो रूट आएंगे, यहाँ पर तीन रूट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बनने वाली है। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनेगी, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स, और ये हो जाएगा x1 2x, ठीक है। x लिखा हमने, यहाँ पर पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का x लिखा, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हाइड किया, बाकी बचता है x1 2x, ये लिख दिया। फिर -2 लिखेंगे, फिर इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और ये 3x। फिर क्या लिखेंगे, +3 लिखेंगे, इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर देंगे, ये बराबर 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x² -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा x -3, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा 2 3x, ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी इसको सॉल्व करना है, ये हो जाएगा x³ -2x, ठीक है, और ये हो जाएगा -2x + 6, और ये 6 और -9x बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x³, ठीक है, -2x कितना, -4x, और -4x -9x कितना हो जाएगा, -13x, और 6 और 6 कितना होता है, 12 बराबर 0। ये देखो क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब क्यूबिक इक्वेशन बन रही है तो हमें 3 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 12 आए। क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ से शॉर्ट में कर लेते हैं। 12 को अगर हम तोड़ना चाहें इसके फैक्टर्स में, तो 1 इंटू 3 इंटू 4 ब्रेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपल मैंने आइडिया लिया, 1 इंटू 3 इंटू 4 में हम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 12 ये जो 12 है इसको हम लिख सकते हैं ना 1 इंटू 3 इंटू 4। अब एक बार हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इक्वेशन क्या आई है, लेट से एफ एक्स बराबर x³ -13x + 12 बराबर 0, इसमें पुट करके देख लेते हैं क्या ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। तो सबसे पहले हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे। देखो अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा एक चीज कि x बराबर -4, इसका रूट क्यों है, ठीक है। x बराबर, अच्छा -4 बोल रखा ना, तो यहाँ पर -4 लेंगे, ठीक है, ये -4 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, -4 हमें बोल रखा है इसका रूट है, तो हम पहले -4 ही पुट करके देखते हैं क्या -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कब करेगा, जब यहाँ पे -4 का क्यूब, -13 और ये -4 + 12। तो यहाँ पर हम देखते हैं -4 कितना होता है, ये हो जाएगा -64, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 13 4 जा 52 और +12, तो ये आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये तो हमारा रूट है। अब बाकी दो रूट क्या हो सकते हैं, तो बाकी दो रूट आपको यहाँ से लॉजिक यहाँ से आपको क्या कह सकते हैं, कॉमन सेंस लगाना है कि अगर एक रूट -4 उन्होंने दे रखा है तो बाकी दो रूट क्या हो सकते हैं, 1 और 3। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं क्या 1 और 3 सच में इसके रूट है, तो 1 को पुट करते हैं, तो 1³ -13 इंटू 1 + 12 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 -13 + 12 तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है 0। इसका मतलब f बराबर -1 भी रूट है, और थर्ड रूट क्या हो जाएगा, f3। देख लेते हैं, +3 रख के आंसर आ रहा है, तो +3 रखते हैं, तो 3 का क्यूब -13 इंटू 3 + 12, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 13 3 जा 39 + 12, तो 27 + 12 39, और 39 - 39 0। बिल्कुल, तो हमारे तीन रूट क्या क्या है, -4 1 और 3। तो -4 तो हमें पहले से दे रखा है, बाकी दो रूट जो है उनका सम बताना है, तो 1 + 3 करेंगे, कितना आएगा आंसर, 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं इंपॉर्टेंट में रखूंगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपने शायद ही अपनी एनसीईआरटी में सॉल्व किया हो, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, तो हो सकता है इस तरह का एक और क्वेश्चन दोबारा कभी रिपीट हो जाए, या यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3, और हमें बोल रखा है मोड ऑफ ए कितना है 5, तो बताना है इस वाली डिटर्मिनेंट ऑफ 2a' की वैल्यू क्या होगी। देखो सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मोड ऑफ ए 5 है, मोड ऑफ ए कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। और हमें पता है कि अगर हम बात करें मोड ऑफ ए की, तो इसको हम लिख सकते हैं मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं, ठीक है। या ऐसे देखो ना,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो आपको प्रॉपर्टी पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। ये कितना दे रखा है 5, राइट। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा जा रहा है 2a कॉम्प्लीमेंट का डिटर्मिनेंट, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसको कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमसे ऐसे पूछ रखा है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2a कॉम्प्लीमेंट के डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर n, ठीक है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है ना इस तरह से। अब यहाँ पर देखो n क्या होता है, तो n का मतलब होता है ऑर्डर, और मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ a का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये तो हमने निकाल दिया है 5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, ऑर्डर है 3, तो 2 की पावर 3 और एक डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ a के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5 है ना, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा कितना होता है 40, तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। इतना इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े बदल गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, शो डेट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन cos थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और बताना है कि ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। चलो चेक करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, इसकी डुप्लीकेट स्लाइड बना देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसको लिखेंगे x, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, फिर ये आ जाएगा माइनस एक्स 1 और 1x, फिर हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा लिखेंगे तो इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर देंगे, यहाँ पर बचेगा माइनस साइन थीटा 1 और कोस थीटा x, फिर हम लिखेंगे प्लस का कोस थीटा, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कोस थीटा 1। ये अब इसको सॉल्व करना है और यहाँ से थीटा को गायब करना है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा अपना आप गायब, हमें करना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रखा है तो ऑब्वियसली बात है गायब ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स कितना होता है माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1, ये आ जाएगा। फिर माइनस साइन थीटा, इसको हम सॉल्व करते हैं जरा, तो ये जाएगा माइनस का एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, फिर हम यहाँ पर प्लस कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू 1 कितना होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस का साइन लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स कोस थीटा, ठीक है। इतना आ जाएगा ये। अब इसको यहाँ से हमने सॉल्व करना है, और कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल जरूर होंगी, तो x की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, साइन थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो ये वाली टर्म जो है और ये वाली टर्म, ये तो कैंसिल हो गई आपस में, ठीक है। अब बचता क्या है, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस। अब जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, ध्यान से देखो इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अच्छा थीटा एक्स नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सबको पता है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब में कहीं पे थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि क्लियरली, ठीक है, इट इज सीन दैट आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। देखो हो गया प्रूफ कितना क्लियरली, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे। देखो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है
वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3। तो प्रूव करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा 0। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमें थोड़ा सा चीज़ों को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हमें खुद से कुछ इमेजिन करना पड़ेगा और फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब इमेजिन कहाँ से शुरू करें? उन्होंने यहाँ पर हिंट दे रखी है ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 3 ये हमें गिवन है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? माइनस ए के बराबर, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? माइनस ए के बराबर होना चाहिए। तो हम अगर यहाँ पर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए के, ठीक है। यहाँ मोड लगा दें, अगर हम मोड ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? मोड ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोड ऑफ ए होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, मोड ऑफ ये -1 इंटू ए, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ध्यान देना, इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ये -1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि -1 का क्यूब भी तो -1 होता है। इसको हम ए ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं डिटर्मिनेंट ही प्रूफ करने वाला हूँ फटाफट। तो कहने का मतलब ये है, देखो ये मैंने क्यों लिखा, ठीक है। जैसे मोड ऑफ ए कितना आ गया? -1 क्यूब ए। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, है ना। तो अब यहां से हम प्रूफ करने वाले हैं, देखो ओके देखो। अच्छा मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको ना बाहर अंदर लिख दिया मोड़ के। -1 अंदर क्यों लिखेंगे? -1 तो बाहर ही रहेगा ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो -1 अंदर है तो -1 बाहर आके -1 क्यूब बन जाएगा इस तरह से। तो ये हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है? माइनस ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब दोनों डिटर्मिनेंट को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। कितना इजीली हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास सेम ही आ गया, कोई बात नहीं, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस दिस इज 35 स्क्वायर यूनिट, तो k की वैल्यू क्या होगी? देखो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन होंगी तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, पहली वर्टिसेस क्या है? 2 - 6, फिर क्या है? 5 4, और फिर क्या है? k 4, और बाकी फिर यहाँ पर लिखना है 1 1 1, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 35। तो हमें बताना है k की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा ही सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। हाफ, और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? टू लिखेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हाइड करेंगे, हो जाएगा 4 1 4 1। फिर हम क्या करने वाले हैं? माइनस, माइनस का 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 5 1 k 1, ठीक है, 5 1 k 1, और फिर यहाँ पर क्या आएगा? प्लस का 1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 4 k 4। ये हमें दे रखा है 35। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो है कि 2 की मल्टीप्लाई अगर 35 में होगी तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 70, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 है, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो ये तो हो गया 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +6, ये हो जाएगा 5 माइनस के, ठीक है, प्लस ये 5 4 जा 20, और -4 के, ठीक है, बराबर तो 70 है ही, 70 को उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 0 0, और 6 5 जा कितना होता है? 30, -6 के और +20 -4 के बराबर कितना है? 70। तो देखो -6 के, -4 के, -10 के, और 30 + 20 कितना होता है? 50। ये बराबर हो जाएगा 70 के। इतना क्लियर हुआ? ये बराबर आ गया हमारा 70 के। तो यहाँ से देखो 50 को उधर लेके चले जाओ तो -10 के बराबर आ जाएगा 20 के, तो k बराबर आ जाएगा किसके? -2 के। तो k की वैल्यू कितनी होगी? -2। अगर k की वैल्यू -2 होगी तभी ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आने वाली है? 35 आने वाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा?
देखो -2 भी है यहाँ पर, हमने कुछ गलती तो नहीं की। ओके देखो एक गलती यहाँ पर हमने की है, ये ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये जो है ना ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है तो मोड में रहेगी, ठीक है। अब ये जब हटेगा ना तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस आता है सबको पता है। एक बार हमने प्लस लिया है, एक बार हम क्या लेंगे माइनस लेंगे, तो जब माइनस लेंगे तो ये आ जाएगा -70, ठीक है, और -50, तो ये आ जाएगा -10 के बराबर -120, तो k की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो बोर्ड की आंसर की है उसमें आंसर -2 की जगह कितना है 12, -2 है। देखो ये गलती हमसे भी हो गई थी अभी, और बोर्ड में बच्चों से भी होती है। बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे, 90% बच्चे इसमें -2 टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आंसर क्या है 12, -2 है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का साइन जब हटेगा यहाँ से मोड का, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि ए बी सी डी ई एफ आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डिनोट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देन दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट दे रखी है, उसका स्क्वायर दे रखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, हम एक काम करते हैं, स्लाइड कॉपी करके हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आपका जो ये सॉल्यूशन है ये मैंने रब नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या किया है, स्लाइड की 2 कॉपी कर ली है। 2 कॉपी करने से मैं क्या करूंगा, एक स्लाइड में एक का आंसर आ जाएगा, एक स्लाइड में एक का आंसर आ जाएगा। देखो आपका जो आंसर है वो देखो, ये तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का तो ये आंसर है प्रॉपर। सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बोल रखा है ए बी सी डी ई एफ जो है वर्टिसेस है ट्रायंगल ए बी सी की। तो अगर ए बी सी डी वर्टिसेस है ट्रायंगल ए बी सी की, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आने वाला है, ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ, और फिर हम लगाएंगे 1 1 1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना आ जाएगा हाफ, ठीक है। ये लिखेंगे हम ए, यहाँ पर आएगा ए, और ये हो जाएगा डी माइनस एफ, ठीक है। ये मैं होप कर रहा हूँ कि इतना आपको मालूम होगा कैसे लिखा मैंने, ठीक है। बी के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को छोड़ दो, बाकी C1 और E1 इसका डिटर्मिनेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो C माइनस ई हो जाएगा, ठीक है। C माइनस ई, और फिर प्लस का आ जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा CF माइनस ई डी। क्लियर हुआ, ये आ गया हमारा इतना ट्रायंगल की वैल्यू। अब एक काम करते हैं, अब हमें बोल रखा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, ए सी ई बी डी एफ और 1 1 1, इसके डिटर्मिनेंट के स्क्वायर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो ये वैल्यू हम निकालते हैं, चलो। देखो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ए बी के अलोंग इसको एक्सपेंड किया, मतलब मैंने R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया। अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा कॉलम 1 के अराउंड, ये ध्यान रखना, ठीक है। कॉलम 1 में भी सेम साइन होंगे, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भी बता दूंगा। देखो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ए लिखूंगा मैं, ए लिखने के बाद ये हो जाएगा हमारा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, तो ये हो जाएगा DF11, फिर मैं माइनस बी लिखूंगा, फिर ये आ जाएगा कितना CE11, और फिर मैं प्लस का 1 लिखूंगा, और ये हो जाएगा हमारा CEDF, ठीक है। ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको जरा सा ना सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा D माइनस एफ, और ये माइनस बी, और ये हो जाएगा C माइनस ई, और ये प्लस 1, और ये हो जाएगा CF माइनस ई डी, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से ही डिवाइड कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से डिवाइड कर देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले 4 को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो इस वाले 4 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस वाले 4 को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ऐसे,
अगर मैं इस वाले 4 को अंदर लेके जाऊंगा तो उस 4 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर आ जाएगा और ऊपर तो 4 हमारे पास है ही। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो 4 और ये जो वैल्यू है ना ये पूरी, ये ऊपर देखो किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ट्रायंगल का एरिया, और ऊपर स्क्वायर था इसके, तो ट्रायंगल के एरिया के स्क्वायर के बराबर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। तो ये हमने क्या किया, इसको प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ। तो ये क्वेश्चन भी हमारा देखो लेटेस्ट पूछा गया था 2023 के एग्जाम्स में। तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हमको सॉल्व करने हैं, आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रखा है 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है। 3 पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो जब हम बोलते हैं 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, तो वो ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालते थे हम, है ना। अब अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे पड़ रहे, तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा होगा उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। हम ये कह सकते हैं ना कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्रायंगल, क्योंकि आप तो कहोगे उनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा हूँ, उनसे कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं। इसका मतलब जो एरिया है वो कितना है, 0 है, तभी तो नहीं बनेगा जब एरिया 0 है। तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये ट्रायंगल की 3 वर्टिसेस दे रखी है, उसके कोऑर्डिनेट्स, और हम उसके एरिया को 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर हो जाएगा। 0 के बराबर इसलिए रखा क्योंकि ये कॉलिनियर है, तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा होगा। तो ट्रायंगल जब बन नहीं रहा होगा तो उसका मतलब क्या है कि एरिया कितना है, 0 है। ठीक है, उसका मतलब कितना है, एरिया क्या है, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं हाफ। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 2x, x+3, 0, x और x+3 और x+6, ये 1 1 1। ये अब मैं इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना क्योंकि इसमें 0 है तो सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कॉलम 1 के अलोंग अगर एक्सपेंड करूंगा तो सबसे पहले 2x लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, 2x को हाइड कर दो, उसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी जो 2 बचेंगे उनको सॉल्व करना है, 4 वैल्यूज। तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x, और ये हो जाएगा माइनस का x-6। ठीक है, मतलब x-3, सॉरी। ठीक है, x-6, हाँ। तो ये हो जाएगा x+6। क्लियर। अब यहाँ पर आएगा -0, और 0 वाली टर्म तो ये पूरी 0 ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ हुई तो 0 हो जाएगी। और प्लस का x+3, अब x+3 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हम हाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, x+3। ठीक है, और -x, ये आ जाएगा। ये वैल्यू हमें 0 के बराबर ले लेनी है, क्योंकि वो तीनों पॉइंट्स के कॉलिनियर है। तो हाफ की मल्टीप्लाई अगर 0 में हो जाएगी, तो हाफ अगर उधर चला जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी, तो ये भी 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x, ये कितना बचेगा, x-6, ये तो 0 हो गया। और ये कितना बचेगा, x+3, और ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ पर 3, ये बराबर 0। तो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, तो 2x की मल्टीप्लाई -6 में करोगे तो -12x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। तो -12x प्लस 3x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। तो 9x कितना हो जाएगा, बराबर 9। ठीक है, -9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। या हमने कहीं पे यहाँ पे गलती की, सोचो हमने कहीं पे गलती की शायद, है ना। बिल्कुल गलती। कहाँ पर हुई है गलती, देखो जब हमने 2x लिया ना तो हमने इसको हाइड किया, x+3 0x और x+3 x+6। ओके, देखो अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, पर सॉल्व इसी तरह से होगा। देखो 9x की वैल्यू -9x की वैल्यू 9 के बराबर आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, इसमें थोड़ा कहीं पे मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में, पर कोई बात नहीं, सॉल्व ऐसे ही होगा, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि इफ सी आई जे डिनोट्स द को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट पी आई जे। यहाँ पर क्या बोल रखा है कि सी ऑफ आई जे से हमने क्या कर रखा है, को फैक्टर्स डिनोट कर रखे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो बताना है कि जो C13 मल्टीप्लाई C21 होगा, मतलब को फैक्टर ऑफ 31 और को फैक्टर ऑफ 23, वो कितना होगा उनका प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमारी मैट्रिसेस क्या है, हमारी मैट्रिसेस कौन सी हैं।
तो हमारी मैट्रिसेस हमें दे रखी है P इज इक्वल्स टू 1 -1 2 0 2 -3 और 3 2 4। ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है हमको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कोफैक्टर निकालना है 31 का। अब कोफैक्टर ऑफ 31 निकालने का तरीका क्या होता है? 31 क्या है? सबसे पहले देखो, 31 का मतलब है ये रो है और ये कॉलम है, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है। तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3। तो 3 के हमें क्या निकालने हैं? कोफैक्टर्स निकालने हैं, राइट। 3 के हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकलेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर i प्लस जे। आई प्लस जे का मतलब होता है रो प्लस कॉलम, ठीक है। 3 + 1 हो जाएगा, क्लियर। और फिर इस 3 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हाइड कर दो, बाकी जो बचते हैं ऐसे ही लिख दो, -1 2 और 2 -3। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -1 की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे -1 × -3 3 हो जाएगा, और -2 2 4, तो ये आ जाएगा -1। अब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं 23 के। 23 के कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे? -1 की पावर 2 + 3, और 23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। सेकंड रो थर्ड कॉलम का मतलब है -3, और -3 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी क्या बचता है? 1 -1 3 2। तो 1 -1 3 2 ये निकालना है। तो देखो, -1 की पावर 5 कितना होता है? -1 ही होता है। और इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 2 2, माइनस का साइन, 3 × -1 -3। तो ये हो जाएगा 2 + 3 5, और 5 पंजा कितना हो जाएगा? ये -1 है। यहाँ पर हमने कहीं गलती की है शायद, नहीं, -5 ही आएगा, क्योंकि ये प्लस का 5 और -1 -5। अब हमें क्या पूछ रखा है? हमें पूछ रखा है C31 × C23। तो C31 कितना है? -1, और C23 कितना है? -5। तो -1 × -5 कितना हो जाएगा? 5। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करते हैं। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका ये होता है। आई होप ये रिवीजन कर रहे हो तो इतना तो मालूम होगा, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रखा है इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और जिसमें हमें बोल रखा है कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई ये बराबर है नल मैट्रिक्स के। ये ओ का मतलब है नल मैट्रिक्स 0। तो ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखो, इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। ये 0 का इसका मतलब है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक काम करते हैं, अगर हमें इनवर्स निकालना है, क्यों ना हम इनवर्स की ही एंट्री कर दें। हम दोनों तरफ क्या करते हैं? इनवर्स की एंट्री कर देते हैं, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड हम क्या करते हैं? ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई और बराबर नल मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर और माइनस ए इंटू ए इनवर्स और प्लस ए इनवर्स इंटू आई बराबर। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स की, चाहे वो ए इनवर्स ही क्यों ना हो, उसकी मल्टीप्लाई अगर 0 में होगी तो आंसर तो नल ही मैट्रिक्स आएगा। इतना तो सभी को पता है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो ये ए स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स और ए स्क्वायर का एक ए मैं इसके साथ लिख देता हूँ, एक ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर माइनस ए इंटू ए इनवर्स लिख देता हूँ, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में, और प्लस ए इनवर्स इंटू आई। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ होती है तो वो वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर आई के साथ होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ए इनवर्स ही मिलता है, ठीक है, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ओके। सो अब मैं यहाँ पे क्या बोलने बताने वाला हूँ, देखो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, सबको मालूम है ना। ए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स के साथ, रिजल्ट क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फिर बाकी बचा ब्रैकेट के बाहर ए, उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस का साइन। अब फिर वही अगेन कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन उसके इनवर्स के साथ, आंसर की रिजल्ट कितना मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और प्लस ए इनवर्स हमारे पास है, ये बराबर किसके? नल मैट्रिक्स के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही ए इनवर्स बचा है, इसको इधर ही रहने दो, बाकी सब टर्म को उधर लेके चले जाओ। तो बाकी सब टर्म को अगर हम उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो, a इंटू आई, अच्छा इसे उधर ले जाने से पहले मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। a इंटू आई किसके बराबर हो जाएगा? किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा, माइनस आई
प्लस ए इनवर्स बराबर 0, मतलब नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं ना, ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये माइनस आई उधर जाके प्लस आई बन जाएगा, और ये प्लस का आई उधर जाके माइनस ए बन जाएगा। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ गई आई माइनस ए। कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आई माइनस ए है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, घबराना नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है, और मोड ऑफ ए दे रखा है -5, तो बताना है एडजॉइंट ऑफ ए का मोड कितना होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कर लिए हैं हमने, ठीक है। इसका ना एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, काम आएगा। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो बराबर होता है मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। यहाँ पर n क्या होता है, हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। हमसे क्या पूछ रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, 5, मतलब -5, ठीक है, -5 की पावर n-1, तो n-1 कितना दे रखा है, n दे रखा है 3, तो 3 - 1, तो ये हो जाएगा -5 की पावर 3 - 1 2, और -5 की पावर 2 कितना होता है 25, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने अपनी बुक में देखा होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बना है और बहुत पहले की बात भी नहीं है, 2022 में बन गया था क्वेश्चन, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। हमें क्या बोल रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बस इतना ही निकालना है, ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, राइट। हाँ ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमें निकालना है, चलो करते हैं। देखो एक तरीका तो आपको ट्रेडिशनल तरीका पता है, ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकलते हैं, बट मैं उससे भी एक शॉर्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर कि एडजॉइंट कैसे निकालना है, ठीक है। देखो ध्यान देना। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि ए मैट्रिक्स अगर हमें दे रखी है, ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है, 2 0 0, देखो 2 0 आ गए, इसको सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, 3 3 5। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मोड ऑफ ए निकालना है। मोड ऑफ ए निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा और -3 3 जा 9, तो ये आंसर आ जाएगा 2। बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी दोनों टर्म्स कितनी है, 0 है। तो मोड ऑफ ए कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। अब इतनी ही जरूरत है, इसके बाद हम अपना आंसर डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे, देखो आपने एक फॉर्मूला तो सुना होगा ना कि अगर ए इनवर्स निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला तो आपने सुना है ना। तो यहाँ से अगर मैं मोड ऑफ ए की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स इंटू मोड ऑफ ए। आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे को मालूम पड़ गई, मुझसे पूछा क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्यों ना मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं दोनों साइड क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स मोड ऑफ ए इंटू ए, इतना आ जाएगा। और एक चीज बताओ कि मोड ऑफ ए को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, ए इंटू ए इनवर्स, ठीक है, मैंने इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया ब्रैकेट में। अब मेरे को ये बताओ कि ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर होता है, किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन उसी के इनवर्स के साथ करेंगे तो कितना क्या मिलता है हमको मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो कितना सिंपल फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो वो बराबर किसके होता है, मोड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई, मोड ऑफ ए की वैल्यू हमारी आई 2, देखो अभी तो सॉल्व कर लिया था हमने ऊपर 2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा लेने वाले हैं हम यहाँ पर, 3/3 का, क्योंकि हमें मैट्रिक्स भी 3/3 का ही दे रखा है। तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखो कितना सिंपली हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 है, और मोड ऑफ ए कितना है 9 है, तो हमें वैल्यू बतानी है 2 एडजॉइंट ऑफ ए का मोड कितना होने वाला है, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि हमें बोल रखा है
मोड ऑफ ए की वैल्यू आपकी है 9, ठीक है। और अभी याद करो, अभी देखो ये क्वेश्चन, एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालना है तो आंसर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1। तो इसको अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर हम निकालें, ये किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए की पावर n-1, राइट। अब यहाँ पर n कितना है, 3 है, हमें पता है, ठीक है। n कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, राइट। सो अगर मेरे को 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्वेश्चन में मुझसे ये तो पूछा गया है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 की पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मोड, लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, और एडजॉइंट ऑफ ए का मोड कितना आ जाएगा, मोड ऑफ ए की पावर n-1। तो ये दे रखा है 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, और मोड ऑफ ए कितना दे रखा है, मोड ऑफ ए होता है 9, 9 की पावर n-1 मतलब 3-1, तो ये हो जाएगा 8 और 9 की पावर हो जाएगा 2, तो 8 मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 648 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपली हो गया, देखो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, तो बताना है मोड ऑफ ए कितना होगा। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है, देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमसे ना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, 8008। क्यों ना हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8, और इसको हम लिखेंगे 1001, लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू है ये बराबर आ गई, ठीक है, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, क्योंकि 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। और हमको ये मालूम है ऑलरेडी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ये बराबर होता है मोड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमने अभी शायद इसको सॉल्व किया था कहीं पे, ठीक है। ये देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, मोड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही मैंने यहाँ पर देखो, वही प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पर काम आ गई, और मैंने a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मोड ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिखा। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, कंपेयर करो जरा फटाफट। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग पे हमें क्या पता चल रहा है कि मोड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इतना सिंपल क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, बिना किसी मेहनत की। थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, और हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट इफ। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और पूछ रखा है कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट कब होंगी। देखो कंसिस्टेंसी के लिए एक रूल होता है, कंसिस्टेंसी के लिए क्या रूल है, पहले इक्वेशन क्या है, 5x प्लस के वाई बराबर 5 और 3x प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी बोलता है कि जो a1 अपॉन a2 है, मतलब 5 अपॉन 3 है, ठीक है, ये डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो इस इक्वेशन में 5 अपॉन 3 है, ये डज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 3 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 15 डज नॉट इक्वल्स टू 3k, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3k डज नॉट इक्वल्स टू 15, तो k डज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर k की वैल्यू 5 नहीं होगी तो ये लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमसे बोल रखा है, एक हमको मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और हमें बोल रखा है यूजिंग द इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया था, ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यूजिंग द इनवर्स ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड की हमें वैल्यूज निकालनी है। देखो सबसे पहले तो ये चीज ध्यान दो कि यहाँ पर पहली इक्वेशन क्या है हमारे, एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2y प्लस 2z। देखो
एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1। सेकेंड इक्वेशन में लिख सकते हैं क्या? सेकेंड इक्वेशन हमारी है x तो हमारा 0 हो गया और y हमारा हो गया 2y माइनस 3z बराबर 1। और थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z बराबर 3। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिख देते हैं। ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में मतलब ए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, वाई का कोफिशिएंट -1, जेड का 2। एक्स यहाँ पे 0 है, वाई 2 है, जेड है -3। यहाँ पर है 3 -2 4। ठीक है, फिर एक्स आ जाएगा, एक्स हमारा आ जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पर हमारा बी आ जाएगा, बी क्या आने वाला है 1 1 3, ये आ जाएगा। अब अगर हमें क्या निकालना है, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए, देखो ax अगर b के बराबर है, खुद ही सोचो ax अगर b के बराबर है, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए मतलब एक्स वाई जेड, तो ये किसके बराबर होने वाला है, a इनवर्स b के बराबर हो जाएगा। b की वैल्यू तो हमको मालूम है, अगर हमको a इनवर्स मालूम पड़ जाए तो हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं a इनवर्स कैसे निकलेगा। तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ठीक है, मोड ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है सॉल्व, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना हमारे सारा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की जो नॉलेज है वो यूज हो जाएगी। इतना आई थिंक मैं ये मान के चलूंगा कि इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोड ऑफ ए निकाल देते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करते हैं तो 1, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और माइनस 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे, ये 0 आ जाएगा, मैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ उसको, -0, ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं जब हम जीरो के इस जीरो लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, -4 इंटू +4। ठीक है, -4 इंटू +4, और फिर हम लिखेंगे 3, और इसको हाइड कर देंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा 3 -4, 3 -4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना -3। तो ये आ गया हमारा -1, और -1 0 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। हमेशा ध्यान रखना, अगर मोड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मोड ऑफ ए अगर 0 आ गया तो इन्वर्स कैसे निकलोगे, किसी भी चीज़ के अपॉन में 0 आएगा तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमारा आंसर अभी तक सही जा रहा है। बस हमें अब क्या नहीं करना है, हमें सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो तरीका होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे कोफैक्टर्स आएंगे, कोफैक्टर्स ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 1 2, कोफैक्टर ऑफ 1 3, कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 2 3, कोफैक्टर ऑफ 3 1, कोफैक्टर ऑफ 3 2, कोफैक्टर ऑफ 3 3, इसका ट्रांसपोज कर देना है। इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वही होता है हमारे पास एडजॉइंट। ठीक है, तो मोड तो निकल गया ए का, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स निकाल देते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपनी। हमारी मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 2, ठीक है, 0 2 -3 और 3 -2 4, ये हमारे कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स निकालने का तरीका मैं बता देता हूँ। कोफैक्टर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लिखना है -1, इसकी पावर i + j मतलब 1 + 1, और फिर इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको हाइड कर दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। तो 1 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी सब लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 -3 -2 4। इसको सॉल्व कर लो, -1 की पावर 2 कितना होता है 1 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 2 4 जा 8 और -2 3 जा 6, तो आंसर कितना आने वाला है 2। तो कोफैक्टर ऑफ 1 1 आ गया 2। ऐसे ही हम कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 1 2 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2, और फिर 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट है -1, -1 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो, मतलब 0 -3 3 4। तो इसको सॉल्व करते हैं,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्लस का 9, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आएगा -9। ऐसे ही हम कोफैक्टर्स ऑफ 1 3 निकालते हैं, तो -1 की पावर 1 + 3 और -1 + 1 1 3 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब 2, और 2 के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हाइड कर दो जो भी है, तो बचेगा क्या 0 2 3 -2। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये -1 की पावर 4 1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा -6। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर -6। ऐसे ही देखो हमें निकालना है 2 1, ऐसे ही हमें निकालना है 2 2, ऐसे ही हमें निकालना है 2 3, फिर ऐसे ही हमें निकालना है 3 1, फिर 3 2, फिर 3 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। C21 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा टाइम लगने वाला है हमें। C22 की वैल्यू आएगी -2, और C23 की वैल्यू आएगी 1। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कहीं पे गलती ना की हो मैंने। C31 की वैल्यू -1, ये आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, C11 की वैल्यू लिखो, C11 कितना है 2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है, C12 की वैल्यू लिखो, C12 कितना है, C12 हमारा है 1 2 कहाँ गया, ये कितना है 9 है ना, -9, तो -9, ठीक है। और फिर C13 कितना है -6, फिर ये है 0 -2 1, और ये है -1 3 2। इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ वे की वैल्यू आने वाली है ये 2 -9, जो पहली रो है वो पहली कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा, और थर्ड रो हमारी थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स अगर निकालना है तो ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/mod ऑफ ए, मोड ऑफ ए कितना आ रहा है, मोड ऑफ ए तो हमारा -1 है, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 1 2। तो -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, -1 की मल्टीप्लाई जैसे ही अंदर करोगे ये बन जाएगा -2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -2, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा प्लस का 9, ये बन जाएगा प्लस का 2, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा प्लस का 6 -1 -2। तो ये आ गया हमारा ए इनवर्स। क्लियर हुआ इतना। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन पे हमने कहा था कि अगर हमें क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो वो किसके बराबर होगी, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब देखो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक स्लाइड और ला रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी हमने बोला था कि x की वैल्यू होती है a इनवर्स b, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, x बराबर a इनवर्स b। अब x की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, x y z। देखो ना x की जो वैल्यूज हैं वो यही हैं, x y z, ठीक है। और a इनवर्स की वैल्यू कितनी है, a इनवर्स अभी जस्ट हमने निकाला है, कितना है देखो -2 0 1 -2 0 1, फिर हमारा क्या है 9 2 -3, तो 9 2 -3, ठीक है। और थर्ड क्या है हमारे पास 6 -1 -2, तो 6 -1 -2। अब हमें b लिखना है, और b की वैल्यू देखो कितनी हमने निकाली थी शुरू में 1 1 3, तो b की वैल्यू कितनी है 1 1 3। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर का है, और ये 3/1 ऑर्डर का है। तो जो हमें फाइनल मैट्रिक्स मिलने वाला है वो 3/1 का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x y z ये हमारा बराबर आएगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख दो। तो -2 × 1 -2, 0 × 1 0, और 1 × 3 3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 × 1 9, 2 × 1 2, और -3 × 3 -9, फिर 6 × 1 6, -1 × 1 -1, और -2 × 3 -6। तो ये आ गया x y z, और यहाँ पर आ जाएगा -2 और +3 कितना होता है 1, 9 प्लस -9 कैंसिल, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से कंपेयर करो, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2, और z की वैल्यू आ गई -1। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होते हैं, और सबसे लेंदी क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स में यही दिखेगा जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होगा यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है।
तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो 2-3 क्वेश्चंस की, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये है और फाइंड ए बी, और हमें ए बी निकालना है। तो देखो ए बी निकालने के लिए तो डायरेक्ट क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन ही करनी है, बहुत ईजी है। ये है हमारा -3 -2 4। देखो 2023 में ही पूछा गया था, काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2023 में। 212 और 213, ठीक है। और बी क्या है, 120 और -2 -1 -2 0 -1 1। इनकी मल्टीप्लाई करनी है और ए भी निकल जाएगा। क्लियर। तो देखो मल्टीप्लाई कैसे होगी, यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो R1 C1। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, तो R1 C2। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एक मैं करके भी दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -3। -2 की मल्टीप्लाई होगी -2 के साथ, ये हो जाएगा +4। 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, ये 0 आ जाएगा। हो गया। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो -3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ -6, -2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ +2, ठीक है। और फिर आएगा 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -4, फिर -3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 4, और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 4। इस तरह से आंसर आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर भी बाकी सॉल्व करना है हमें, और सॉल्व करके हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जो हमने सॉल्व किया था ये भी 2023 में पूछा गया। क्योंकि देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक पेपर में इतने सारे क्वेश्चन आए, पेपर बहुत सारे बनते हैं। एक सेट जैसे सीबीएसई ऑल इंडिया का बनता है, सीबीएसई दिल्ली का बनता है, सीबीएसई फॉरेन, सीबीएसई कंपार्टमेंट। तो एक पेपर के 4 सेट होते हैं, तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन आए होंगे। तो एक सेट में ये वाला क्वेश्चन दे दिया होगा, है ना, और एक सेट में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया होगा, और एक सेट में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन डाल, ये तो 19 में आ रखा है। देखो इसे भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको हम सिंपल ए एक्स बराबर बी की फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से चेक करो, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है, जेड का -3 है। फिर 2 3 2, फिर 3 -3 -4। फिर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू कितनी है, देखो कॉन्स्टेंट 4 2 11। अब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो एक्स का आंसर होता है ए इनवर्स बी। तो हमें ए इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए तो यहाँ से निकल जाएगा, ए का मोड। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है को फैक्टर्स 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। सो आई होप बच्चे जो क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो हमने काफ़ी तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं। एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने हर तरह के क्वेश्चन को देखा है, और आई होप एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चंस का लेवल क्या रहने वाला है। इससे टफ लेवल बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल भी। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, और अगर इतने क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में अभी कमी है और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ।